हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम पर्सी बिसे शेली, जिसे शॉर्ट में पीबी शेली कहते हैं, उनका एक पोअम पढ़ेंगे। एक्चुअली वो एक सनेट है, यानी अ पोअम ऑफ 14 लाइन्स, जिसका नाम है ओज़िमेंडियस। तो ओज़िमेंडियस इजिप्शियन फेरो रामेसेस II का दूसरा नाम था। तो ऑफ कोर्स उन्हीं के स्टैचू के बारे में इस पूरा पोएम में हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर पूरे पोएम में स्टैचू से हम मीन कर रहे हैं क्या कि कोई भी पावरफुल चीज, कोई भी पॉलिटिकल पावर वो परमानेंट नहीं होती। और जिस तरह से इस पोएम में दिखाया गया है कि बहुत पावरफुल, बहुत बड़े राजा का स्टैचू किस तरह मिट्टी में मिला हुआ है, उसका सर बालू में धंस गया है, उसके स्टैचू का सर एक्चुअली, बिल्कुल उसी तरह से एक समय में अगर कोई आदमी पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है भी, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उसके पावर्स खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट स्टैचू रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी उस चीज को, चाहे वो पर्सन हो, कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी, जो आज बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत पावरफुल दिख रही है, पर एक वक्त आएगा जब उस स्टैचू की तरह ही वो भी रुइंस में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये पोएम पहली बार पब्लिश हुआ था 11 जनवरी 1818 द एग्जामिनर ऑफ लंदन। बाद में चलकर ये शेलीज के कलेक्शन ऑफ पोएम्स रोजालिंड एंड हेलेन अ मॉडर्न एक्लॉग विथ अदर पोएम्स इस टाइटल के बुक में भी पब्लिश हुआ था। और शेली के मरने के बाद 1826 में भी उनके वर्क्स के कॉम्पाइलेशन में ये पोएम पब्लिश हुआ था। वैसे ये जो पोएम का टाइटल है ओज़िमेंडियस, इस वर्ड का मतलब होता है एक डिक्टेटर, एक टायरेंट। डिक्टेटर हम सभी जानते हैं जो सिर्फ अपनी चलाता है, पब्लिक में किसी की भी बात नहीं सुनता, एक ऐसा राजा जिसको तानाशाह कहते हैं। टायरेंट कहते हैं अत्याचारी को, क्रूएल पर्सन को। या फिर ओज़िमेंडियस वर्ड का मतलब होता है जो चीज बहुत बड़ी हो। तो ऑफ कोर्स वो जो स्टैचू थी वो काफी बड़ी थी। चलिए गाइस, इस पोएम का हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, स्ट्रक्चर, फॉर्म, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली सोनेट के 2 टाइप्स होते हैं, पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन। अगर देखा जाए तो ये सोनेट एक पेट्रार्कन स्टाइल में 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, एक ऑक्टेट या ऑक्टेव जिसे कहते हैं, और दूसरा एक सेस्टेट मतलब स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स। वैसे इस पोएम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं जो पेट्रार्कन सोनेट से भी मैच नहीं करते, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। एंटिक मीन्स वेरी ओल्ड। और ये क्लियर लग रहा है कि शेली ने इस पोएम को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा है, एज इफ वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसर है और उन्होंने पर्सनली उस इंसान से बात की हो जो उस ओल्ड लैंड से आया है, और वो लैंड और कोई जगह नहीं बल्कि इजिप्ट है। अगर ये कह रहा है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला, एक यात्री से मिला जो एक बहुत ही पुरानी जगह से आया था। वो सेड, जिसने कहा, किसने कहा? तो उस ट्रैवलर ने कहा। आगे आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो आगे के जो लाइंस हैं वो उस ट्रैवलर के लाइंस हैं। 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। वास्ट मीन्स बड़ा, तो 2 बहुत बड़े बड़े पत्थर के बने पैर वहां पर थे, और वो पैर ट्रंकलेस था, मतलब पैर का अपर पार्ट था ही नहीं। शॉर्ट की स्टोन का कोई स्टैचू पहले रहा होगा। नियर देम, उन पैरों के नजदीक ही, देम स्टैंड्स फॉर द 2 लेग्स मेड ऑफ स्टोन। ऑन द सैंड, सैंड पर, बालू पर, हाफ संक अ शैटर्ड विजेज लाइज। विजेज वर्ड का मतलब होता है एक फेस। तो जो भी स्टैचू रहा होगा उस मूर्ति का सर जमीन पे पड़ा था और वो बालू में आधा सिंक कर गया था। संक इज द पास्ट टेंस ऑफ सिंक। सिंक माने डूब जाना, माने बालू में अंदर घुस गया था, आधा ही सर का पार्ट विजिबल था। शैटर्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा टायर्ड, थका हुआ। तो उस फेस को देखकर लग रहा था एज इफ वो बहुत एनॉयड है, बहुत थका हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले 2 वर्ड्स की मीनिंग हम समझ लेते हैं, स्कल्पचर एंड स्कल्पचर। स्कल्पटर उसे कहते हैं जो मूर्ति को बनाता है, यानी स्कल्पचर्स बनाता है। तो TOR जिसके लास्ट में है वो मूर्तिकार है, यानी मूर्ति बनाने वाला है। और स्कल्पचर कहते हैं मूर्ति को। तो उस स्कल्पटर ने कितनी अच्छी तरह से उस राजा के हाव भाव को समझा होगा, उसके नेचर को समझा होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को कितनी अच्छी तरह से उसने मूर्ति में बहुत क्लियरली दिखाई थी। इतने सालों बाद भी जब राजा, उसका साम्राज्य सब कुछ खत्म हो गया है, शायद वो स्कल्पटर भी मर चुका होगा, लेकिन फिर भी उस राजा की हकीकत, उसके नेचर को बहुत ब्यूटीफुली उस स्कल्पचर का बनाया हुआ मूर्ति
क्लियरली दिखा रहा है कि वो कितना क्रूअल एंगर टेम्परामेंट का पर्सन था। कि उसकी मूर्ति भी देखिए, वो बहुत शैटर्ड सी, होपलेस सी दिख रही है और उस मूर्ति पे फ्राउन है। फ्राउन कहते हैं जब हम भौं चढ़ाते हैं, जब हम बहुत इरिटेटेड या परेशान या गुस्सा होते हैं। तो फर्दर स्पीकर उस ट्रैवलर की बात कह रहे हैं कि हुज फ्राउन, हुज मतलब स्टैचू के फेस पे जो फ्राउन था, ऐसे भौं सिकुड़ा हुआ था, एंड रिंकल्ड लिप and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read। फेस पे जो वो फ्राउनिंग दिख रही है, लिप्स पे एक रिंकल्स दिख रहा है। रिंकल्स मतलब जब हम बहुत इरिटेटेड होते हैं तो चेहरे पर एक इस तरह से यहाँ पे बन जाता है बॉडी, उसके लिप्स पे भी एक रिंकल्स दिख रहा है। स्नियर मतलब होता है किस तरह का एक्सप्रेशन जिसमें हम बाकी लोगों को अपने से इन्फीरियर समझते हैं और उसके लिए कोई रेस्पेक्ट फील नहीं करते हैं। उस वक्त जो भी उसकी पब्लिक रही होगी वो उसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता था और वो उन लोगों को अपने से एक नीचे स्टेटस का समझता होगा। वार्मथ हमेशा लव को, रेस्पेक्ट को, इन चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ होता है और कोल्ड हमेशा लैक ऑफ लव को दिखाने के लिए यूज़ होता है। अपनी प्रजा को या अपने स्टाफ्स को जो ऑर्डर्स देता होगा, जो कमांड्स देता होगा, वो बहुत कोल्डली, बहुत इरिटेशन और एंग्विश के साथ देता होगा। स्कल्प्टर ने बहुत केयरफुली उस राजा के, यानी जो उसका सब्जेक्ट था वो स्कल्पचर बनाने के लिए, राजा के पैशंस को, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझा होगा पहले उस स्कल्पचर ने, और तब जाकर देखिए उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई, एक ऐसा आर्ट पीस बनाया जो इतने सालों बाद भी उस राजा की हकीकत हमसे शेयर कर रहा है। बिल्कुल सोनेट 55 की तरह ये पोएम भी दिखा रहा है कि आर्ट में, कला में ही ये क्षमता है कि वो चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सके, बातों को फ्यूचर जनरेशन तक ले जा सके। बाकी चाहे वो कितना भी पावरफुल लीडर क्यों ना हो, उसे एक दिन मरना ही होता है। जैसे वो राजा था, एक ज़माने में वो खुद को बहुत पावरफुल समझता होगा, बाकी लोगों को अपने से नीचे दर्जे का समझता होगा। बिल्कुल उसी तरह से ये जनरल पब्लिक के लिए भी है, जनरल पर्सन्स के लिए भी है कि हम समझते हैं कि कोई बहुत ऊंचा ओहदा का है, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरा है जो किसी काम का नहीं, यूजलेस है। लेकिन एक दिन, जैसे वो तो कितना बड़ा राजा था, फिर भी आज देखिए उसकी मूर्ति, उसका जो सर है वो भी धरती में घुसा हुआ है और वो भी बालू से आधा कवर्ड है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। सो प्राउड फील करने का, घमंडी बनने से कोई फायदा नहीं। Which yet survive, stamped on these lifeless things। और उस राजा के जो पैशंस थे वो येट माने आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, इस दुनिया में कायम है, जिंदा हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। क्या था वो अपने प्रजाजन का, अपने से जो छोटे ओहदे में लोग थे, छोटे स्टेटस के लोग थे, उनका मजाक बनाता था, उन्हें बिल्कुल भी रेस्पेक्ट के लायक नहीं समझता था। लेकिन शायद वो दिल से एक अच्छा इंसान था क्योंकि वो अपनी प्रजा का ख्याल भी रखता था, उसे फीड भी करता था, खिलाता था, एंड परहैप्स ही टुक केयर ऑफ हिज पब्लिक। सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज हुआ है दैट इज इंजैममेंट, जिसे रन ऑन लाइन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पोएम का एक लाइन खत्म हो जाता है पर सेंटेंस पूरा फिनिश नहीं होता। ऑफकोर्स सेकंड लाइन में सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ, इट्स रनिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। उसी तरह से थर्ड लाइन का भी सेंटेंस थर्ड लाइन में न खत्म होकर आगे फोर्थ लाइन तक चल रहा है। तो सेकंड से लेकर 8th तक हर जगह इंजैममेंट यूज हुआ है। उसके बाद आप देखिए थर्ड लाइन में स्टैंड, सैंड, शुरू के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है, सो ऑफ कोर्स इट्स एलिटरेशन। उसके बाद आप देखिए सर्वाइव, स्टैम्प्ड, इनके भी स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है, वहां पे भी एलिटरेशन यूज हुआ है 7th लाइन में। इस तरह से और भी जगह यूज हुआ है, तो अगर आपको कोई और जगह मिलता है एलिटरेशन का यूज तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और हाँ, जो 8th लाइन है इस स्टैंजा का लास्ट लाइन, उसमें स्निग्ड की लिटरेरी डिवाइस भी यूज हुआ है, क्योंकि हैंड से या फिर हार्ट से हम उस किंग को मीन कर रहे हैं कि किंग जो था वो दूसरों का मजाक बनाता था लेकिन उन्हें खिलाता भी था, उसका ख्याल भी रखता था अपनी प्रजा का। तो जब हम किसी बॉडी का या किसी चीज़ के पार्ट को यूज करते हैं टू मीन द होल थिंग, दैट लिटरेरी डिवाइस इज कॉल्ड स्निग्ड। नाउ द सेकेंड स्टैंजा जो एक 6 लाइन्स का स्टैंजा है, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माई नेम इज ओजिमंडियास, किंग ऑफ किंग्स। पेडेस्टल कहते हैं उस बेस को जिसके ऊपर कोई स्टैचू खड़ी की जाती है या बनाई जाती है। तो उस स्टैचू का जो लेग्स था उसके पेडेस्टल पे, मैंने उसके नीचे ये वर्ड्स लिखे थे। क्या लिखा था? मेरा नाम ओजिमंडियस है, मैं राजाओं का राजा हूँ, सबसे महान हूँ। ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे काम को देखो, चारों तरफ देखो, मैंने क्या साम्राज्य बनाया है।
ये वर्ड एक आर्केइक वर्ड है, यानी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है यू। अब देखिए अभी का जो इंग्लिश है उसमें हम प्लूरल के लिए भी यू ही यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए भी यू ही यूज़ करते हैं सेकेंड पर्सन में। पर जो ओल्ड इंग्लिश था उसमें हम सिंगुलर के लिए सेकेंड पर्सन में दाउ यूज़ करते थे और प्लूरल के लिए ये यूज़ करते थे। तो उस पेडेस्टल पे जो लिखा था उससे ये पता चल रहा है कि वो राजा कितना घमंडी था, कितना प्राउड था। वो विजिटर्स को ऑर्डर दे रहा है कि देखो तुम लोग, चारों तरफ का मेरा ये साम्राज्य देखो, मैंने कितनी महान चीज़ें बनाई हैं। तो लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे वर्क्स को देखो। यू मतलब तुम लोग मेरे वर्क्स को देखो। माइटी, मेरा साम्राज्य कितना शक्तिशाली है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। एंड डेस्पेयर, और तुम लोग कितने डेस्पेयर हो, होपलेस हो, बेचारे हो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स फॉर द ट्रैवलर। स्पीकर को ये बता रहा है कि देखिए वो जो मैंने आपको ऊपर के 2 लाइन्स बताई, ये 2 लाइन्स उस ओzymandias राजा के स्टैचू के नीचे जो पेडेस्टल था उस पर लिखा था कि मैं राजाओं का राजा हूँ, चारों तरफ के मेरे साम्राज्य को देखो। लेकिन आपको पता है, ऐसा ट्रैवलर बोल रहा है उस स्पीकर से कि चारों तरफ कुछ भी नहीं था। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretches away। अब आप यहाँ पे देखिए जो नीचे से 3rd लाइन है वहाँ पे रिमेन्स पे के बाद एक फुल स्टॉप है। पोएम के एक लाइन के बीच में ही एक पॉज है। सो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिज़ोरा। और हाँ, अगेन राउंड द डिके से लेकर के लास्ट में जाकर वो सेंटेंस फिनिश हो रहा है। मतलब 12th लाइन से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो 13th लाइन में रन ऑन करके 14th लाइन पे जाके खत्म हो रहा है। सो ऑफकोर्स यहाँ पे भी इंजैममेंट यूज हुआ है। और एक और लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हो रहा है, दैट इज आयरनी। कि पोएट ने 2 कॉन्ट्रास्टिंग बातों को एक साथ रखा है। एक तरफ वो पेडेस्टल पे राजा के द्वारा लिखवाए गए शब्दों को हमें बता रहा है कि उस पर लिखा है कि मैं कितना महान हूँ, मेरे साम्राज्य को देखो, कितना सब कुछ फैला हुआ है, इतना बड़ा है। और अगले ही लाइन में ट्रैवलर स्पीकर से ये कह रहा है लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ हर जगह बालू ही बालू था। दूर तक बाउंडलेस, मतलब अगर आप दूर दूर तक जहाँ तक भी देख सकें, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बालू ही था। लोन वर्ड का मतलब होता है अकेला। तो उस बालू के ढेर के बीच में वो मूर्ति, वो भी टूटी हुई मूर्ति, मूर्ति का रुइंस आप कह सकते हो, अवशेष, सिर्फ वही वहाँ पड़ा था। कोलोसल मतलब होता है यूज बहुत बड़ा, और रेक मतलब यूजुअली होता है कोई डैमेज्ड शिप या कार या प्लेन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है द डैमेज्ड स्टैचू। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रेक, मतलब उस बड़े से भव्य डैमेज्ड स्टैचू के राउंड, मैंने चारों तरफ हर कुछ खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ क्या था? बाउंडलेस एंड बेयर, बिना किसी बाउंड्री के इन्फिनाइट फैला हुआ। बेयर मतलब होता है अनकवर्ड, मतलब उस बालू पे कुछ भी बना हुआ नहीं था, सिर्फ द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। तो जाहिर सी बात है हर तरफ बालू ही था, तो ये सेटिंग किस जगह की है? एक डेजर्ट की है। लास्ट लाइन में भी आप देखिए एलिटरेशन यूज हुआ है, लोन लेवल, स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है, ल साउंड है, और सैंड स्ट्रेच स साउंड है। सो गाइज, इससे पहले हम आगे और भी चीज़ें समझे इस पोम के बारे में, अगर आपको ये सारी बातें अभी तक समझ आई हैं और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा QR कोड है और UPI ID भी मैंशनड है। तो इस पोम का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम क्या है? द इम्परमानेंस ऑफ अ रूलर्स ग्लोरी एंड हिज लिगेसी। कोई भी रूलर हो, कितना भी पावरफुल हो, पर उसके ग्लोरी, उसके जो शान है, इज्जत है, पावर है, वो सब इम्परमानेंट है, एक दिन सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। कोई चीज़ है भी जो आपको कुछ टाइम के लिए ही प्रिजर्व करके रख सकती है, दैट इज अ पीस ऑफ आर्ट वर्क। मैंने शुरू में बोला कि ये सनेट थोड़ा पेट्रार्कन सोनेट के टाइप का लिखा गया है, लेकिन राइम स्कीम ना ये पेट्रार्कन सोनेट का रखा है और ना ही शेक्सपियरियन सोनेट का। इसकी एक अलग ही राइम स्कीम है, दैट इज AB ABA CDC ED EF EF। Guys, this was the whole poem, the description, the themes, the literary devices, the rhyme scheme, everything. Hope you guys understood it. और हाँ, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको अपने बुक के बाकी के चैप्टर्स भी देखने हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मेंशन्ड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उस पर जाकर अपने बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days
एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हर दिन मैं कम्युनिटी सेक्शन में एक क्वेश्चन डालती हूँ रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। फॉर क्वेश्चंस यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सभी का लिंक आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स अ लॉट।